जय हिंद साथियों। पिछले क्लास में हमने चर्चा किया कि किस तरह से भारतीय संविधान की रूपरेखा, भारतीय संविधान की उद्देशिका, भारतीय संविधान के स्रोत किस तरह से एक संगठित संविधान की संरचना का प्रारूप प्रस्तुत करते हैं। इसी कड़ी में हम आगे चर्चा करेंगे कि भारत के संविधान की विशेषताएं। देखिए, इस क्लास में हम भारत के संविधान की विशेषताओं की संक्षिप्त व्याख्या करेंगे। इस जो संविधान तकरीबन पिछले 70 वर्षों से एक मजबूत भारत का निर्माण करता चला आ रहा है। कहीं न कहीं से मित्रों, एक संगठित संविधान की संरचना किया था संविधान सभा के 379 सदस्यों वाली बेंच ने। तो आइए हम संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले भारत का संविधान विशाल एवं विस्तृत संविधान था। देखिए, जब भारत का संविधान निर्मित हुआ था उस समय भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे। लेकिन संशोधनों के बाद आज भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। इस तरह से भारत का संविधान विश्व के बड़े संविधानों में, एक विस्तृत संविधानों में इसकी गणना की जाती है। साथियों, अगले स्टेप में भारत का संविधान लिखित संविधान है। संविधान दो तरह के होते हैं, एक अलिखित और एक लिखित। अलिखित संविधानों में इंग्लैंड के संविधान की चर्चा की जाती है और लिखित संविधानों में अमेरिका के संविधान की गणना की जाती है। तो भारत का संविधान एक लिखित संविधान है जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ था 379 सदस्यों की एक संविधान निर्मात्री बेंच के द्वारा। देखिए, आगे हम चर्चा करेंगे आपसे। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष संविधान है। इस बिंदु की चर्चा हम उद्देशिका में करेंगे। फिर भी यहाँ हम थोड़ा सा आपको इंडिकेट कर दें कि भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न है, यानी भारत के लोग आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में किसी भी बाहरी शक्ति के दबाव में नहीं है। और समाजवादी का मतलब भारत का संविधान या भारत के लोग या भारत की व्यवस्था किसी भी पूंजीवादी अथवा साम्यवादी किसी भी तरह से दूर है, बल्कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। और इसके तीसरे स्टेप में है पंथ निरपेक्ष, अर्थात भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, बल्कि भारत सभी धर्मों के प्रति समान भाव की भावना रखता है। इसी कड़ी में हम चर्चा करेंगे संसदीय शासन प्रणाली की। देखिए मित्रों, संसदीय शासन प्रणाली भारत ने इंग्लैंड की तर्ज पर अपनाई। देखिए, दो तरह की शासन प्रणालियां होती हैं, एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जहां राष्ट्रपति सर्वस्व होता है, प्रमुख होता है। एक संसदात्मक शासन प्रणाली जहां पर प्रधानमंत्री सर्वस्व अथवा प्रमुख होता है। भारत का जो संविधान है यह संसदात्मक शासन प्रणाली है, जो ब्रिटेन के संविधान के तर्ज पर तैयार किया गया है। आगे अब चर्चा करेंगे मूल अधिकारों की। भारतीय संविधान की अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह है मूल अधिकार। देखिए, मूल अधिकार मैग्ना कार्टा घोषणा पत्र पर आधारित है और भारत में नेहरू रिपोर्ट 1928 में सबसे पहले मूल अधिकारों की संकल्पना की गई थी। यद्यपि इस बात को अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया था, लेकिन बाद में जब भारत का संविधान निर्मित हुआ तो संविधान के भाग 3 में एक व्यापक और बड़े अध्याय में मूल अधिकारों की संकल्पना प्रस्तुत की गई। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच मूल अधिकारों को इंक्लूड किया गया, समाहित किया गया। यह अमेरिका की तर्ज पर आधारित था। देखिए साथियों, आगे हम चर्चा करेंगे कि मूल कर्तव्य। भारत के संविधान के भाग 4 क में आर्टिकल 51 क में 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। यद्यपि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कहीं कोई चर्चा नहीं की गई थी, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया और 82वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो इस तरह से वर्तमान में भारत के संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है, जो संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51A में उल्लिखित किए गए।
देखिए आगे नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की जाएगी। आयरलैंड के संविधान की तर्ज पे भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई। यह नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं। देखिए हम आपको बताना चाहेंगे कि नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य में उल्लिखित हैं, चर्चित किए गए हैं। अगले स्टेप में हम चर्चा करेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका की। देखिए मित्रों, संयुक्त राज्य अमेरिका की तर्ज पर भारत के संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। यह स्वतंत्र न्यायपालिका लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में, निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था करने में मदद करते हैं। देखिए आगे नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण। देखिए भारत का संविधान न तो इतना, नम्यता का मतलब सरल है कि उसे आसानी से बदला जा सके, अब भारत का संविधान इतना कठोर भी नहीं है कि उसको बदलने में बहुत ज्यादा समय लगे। देखिए इसका एक सुंदर समन्वय किया गया है संविधान निर्माताओं द्वारा, अर्थात यह बहुत ही स्टैंडर्ड क्लास की बात है। इसके लिए संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई, वो भी दक्षिण अफ्रीका से, ताकि किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए हम तैयार रहें। अगले स्टेप में आपसे बताना चाहेंगे एकल नागरिकता। इंग्लैंड के संविधान के आधार पर भारत के संविधान में इकलौती नागरिकता की व्यवस्था की गई है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक समस्त भारतीयों को एक नागरिकता मिलेगी, जबकि वहीं अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। अमेरिका में स्टेट की नागरिकता अलग होती है और देश की नागरिकता अलग होती है, लेकिन भारत में इकहरी नागरिकता की व्यवस्था इंग्लैंड की तर्ज पर की गई है। देखिए आगे केंद्राभिमुख संविधान। कनाडा के तर्ज में भारत का संविधान केंद्र की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, एकात्मक शासन की बात करता है। ये बहुत अपने आप में एक अलग संविधान की बात की गई है। आगे स्टेप में हम चर्चा करेंगे वयस्क मताधिकार। देखिए साथियों, मताधिकार एक बहुत अमूल्य चीज होती है, क्योंकि लगभग 6000 वर्षों से जो व्यवस्थाएं हिंदुस्तान में चली आ रही थी उसमें मताधिकार का कहीं कोई उल्लेख ही नहीं था। लेकिन आपको बताना चाहेंगे जैसे ही आपके देश में संविधान लागू हुआ, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई और 21 वर्ष का प्रत्येक नागरिक, चाहे स्त्री हो महिला हो, वह मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो इसके लिए बाद में 61वें संविधान संशोधन 1989 में राजीव गांधी की सरकार में जो मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी न्यूनतम, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। लेकिन आगे हम चर्चा करेंगे संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय परिदृश्य में यहाँ संविधान सबसे सर्वोच्च है, यानी कुल मिलाकर समस्त बिंदुओं पर संविधान सबसे ऊंची है और अंतिम बिंदु संविधान की बात करता है। संविधान सबसे सर्वोच्च है। यहाँ पे आपातकालीन उपबंध। देखिए जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल की व्यवस्था की गई है। हम आपको बताना चाहेंगे अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य भारत में आपातकाल की व्यवस्था की गई है और इस आपातकाल से एकात्मकता की बात की जाती है, यानी कुल मिलाकर सशक्त केंद्र की बात करता है एकात्मकता के लिए। आगे की हम बात करेंगे। देखिए कहीं ना कहीं से ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई। देखिए हम आपको बताना चाहेंगे कि 73वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन 1992 में भारत के संविधान के भाग 9 क में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई। देखिए साथियों, इसमें जो है आर्टिकल 243 क ख ग घ अंग का प्रावधान किया गया। और हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि भारत के मूल संविधान में ग्राम पंचायतों का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया था। हाँ, नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई थी। तो इस तरह से बाद में संशोधनों के बाद ग्राम पंचायतों की भी व्यवस्था की गई, जिससे शासन के विकेंद्रीकरण में काफी सहायता मिली, काफी मदद मिला। देखिए आगे हम आपको अंतिम बिंदु पर चलते हैं, हम चर्चा करते हैं भारत में संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायिक सर्वोच्चता। भारत में संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य सुंदर समन्वय किया गया है। यहाँ इंग्लैंड की तरह न तो संसद सर्वोच्च है और न अमेरिका की तरह यहाँ की न्यायपालिका सर्वोच्च है, क्योंकि एक अगर सर्वोच्च होगा तो कहीं न कहीं से भ्रष्टाचार के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर संसद सर्वोच्च हुई तो न्यायपालिका को दबाने का प्रयास करेगी, न्यायपालिका सर्वोच्च हो जाएगी तो संसद को दबाने का प्रयास करेगी। तो भारत में इन दोनों के मध्य बड़ा ही सुंदर समन्वय किया गया है। न संसद कभी सर्वोच्च हो पाएगी, न कभी न्यायपालिका, बल्कि दोनों मिलाकर एक दूसरे के सहयोग से हिंदुस्तान की व्यवस्था को चलाने का प्रयास करेंगे। देखिए साथियों, इस तरह से एक छोटे से क्लास में भारत के संविधान की विशेषताएं हमने आपको समझाया। जय हिंद साथियों।